हेलो एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी एंड व्हाट इज स्टेटरी कॉरपोरेशन। तो आज हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हेन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल? भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कब सुटेबल है? गवर्नमेंट क्यों बनाएगी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कब बनाएगी? सबसे पहला रीजन, where the government desire to exercise firm control and monopoly power। जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा पूरा कंट्रोल रहे, मोनोपोली पावर हो, जैसे कि डिफेंस में, ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, यहां पे गवर्नमेंट लेके आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकंड, where strict control is necessary in the interest of public as rationing of essential item। जहां पे लगता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल जरूरी है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। जैसे कि आप देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट देखती है उसके थ्रू कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को हमने कम रेट पर सामान अवेलेबल कराना है। पढ़ते हैं छोटी क्लास में, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जहां पर आपको बाजार से कम रेट पर सामान मिल जाता है बीपीएल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये चीजें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहती है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तो क्या रखेगी? डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। देन where the undertaking is to be used as a source of revenue for further investment। यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि यहां से जो पैसे आएंगे गवर्नमेंट ने उसको फर्दर यूज करना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वहां पे गवर्नमेंट इसको लेके आएगी। लाइट नहीं है क्या आज? ओके। तो यानी कि जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि यहां से जो इनकम होगी दैट इज यूज फॉर द गवर्नमेंट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। जैसे रेलवे, अब रेलवे से जो भी अर्निंग आती है वो कहाँ जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाती है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को आगे यूज करना चाहती है। देन आगे चलते हैं। फॉर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, जहां बहुत ज्यादा सीक्रेसी की जरूरत है, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल अपने पास रखेगी। फॉर द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, आप कुछ पब्लिक यूटिलिटी के ऑपरेशन होते हैं लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग, यहां पर भी ये सुटेबल है। एंड वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर आगे आने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, लाइक दैट। तो ये क्या हो गया? व्हेन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल। क्लियर है यहां तक? पक्की बात है। फिर आगे चलते हैं। अब आता है सर ये स्टेटरी कॉर्पोरेशन कब सुटेबल है? अब सेकंड हमने पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी बात की थी? इट वाज स्टेटरी कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर ये कब सुटेबल होगा? तो देखो ये सुटेबल होगा, नंबर वन, जब अंडरटेकिंग रिक्वायर्स मोनोपोली पावर। अब स्टेटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है? थोड़ा सा आपको ऑटोनॉमी मिलने वाली है, और यहाँ पे अंडरटेकिंग को क्या चाहिए? मोनोपोली पावर चाहिए। सेकंड, वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स स्पेशल पावर डिफाइंड बाय एक्ट और, भाई उसको लगता है कि जो अंडरटेकिंग है उसे कुछ स्पेशल पावर मिले जो कि एक्ट के थ्रू मिले, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट एक्ट में पास होता है, तो वहां पे स्पेशल उसको पावर दी जाती है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको लगता है कि जब रेगुलर गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए। वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर appropriate combination of public accountability and operation autonomy। अब स्टेटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है? कंपैरेटिवली ऑटोनॉमी ज्यादा होती है, अपने डिसीजन आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। जब कॉम्बिनेशन किसका चाहिए? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, आप अकाउंटेबल हो पब्लिक के लिए, प्लस ऑपरेशन में आपको ऑटोनॉमी भी चाहिए, मतलब आप खुल के काम भी करना चाहते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। The enterprise requires a huge amount of capital investment, पर यहां भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं।
तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लाइक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, LIC, IDB, UTI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, FCI, ये सब क्या है? स्टेटरी कॉरपोरेशन, जहां पे गवर्नमेंट को थोड़ी ऑटोनॉमी भी चाहिए काम में और थोड़ा गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी है। इसे क्लियर बच्चा? फिर आता है थर्ड हमारा, कौन सा है? दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी। कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी कहां सूटेबल है? भाई गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है नंबर वन, वे गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट इट्स नेशनलाइजेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी तो प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करूं। लेकिन नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। नेशनलाइजेशन तब हो जाता है कि गवर्नमेंट सारे का सारा शेयर खुद ही ले ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? जब वो कंपनी पूरी की पूरी किसके अंडर आ जाए? गवर्नमेंट के। फिर तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज बोलेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमने उसको नेशनलाइज नहीं करना, लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल जरूर करेगी। गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज। सरकार को लगता है कि ये कंपनी अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करें तो ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं। देन गवर्नमेंट विल डू दैट एंड वेयर अ बिग प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंडिंग। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग भी चाहिए और गवर्नमेंट की प्लानिंग भी चाहिए। तो समटाइम प्राइवेट सेक्टर भी इनिशिएट देता है कि आप आगे आइए, गवर्नमेंट अपनी कंपनी बनाए, हमें फंडिंग करे, मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का होगा और हम साथ में सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है और अच्छी खासी प्लानिंग चाहिए होती है। अगेन इट इज सुटेबल। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, HMT, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड। ये सारी क्या है? पब्लिक कंपनीज, यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर कितना है? मिनिमम 51%। अब थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को पहले, फिर हम उन तीनों को भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। हम बात करें ऑनरशिप की, प्राइवेट सेक्टर ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक सेक्टर ऑन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पर्पस क्या है प्राइवेट सेक्टर का? इट इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। भाई मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। Here main purpose is to promote public welfare। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? कैसे हम पब्लिक वेलफेयर को इंप्रूव करें। देन प्रॉफिट मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर हम बात करें, भाई दोनों पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो प्रॉफिट मोटिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर में जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो तो काम ही किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। पर यहां जो प्रॉफिट मोटिव है इट इज नॉट द मेन गाइडिंग स्पिरिट। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें चाहिए, लेकिन मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर में कभी भी प्रॉफिट मेन गाइडिंग फोर्स नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फिर आगे चलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, इससे उसका मकसद नहीं होता है। बट माय डियर पब्लिक सेक्टर में सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। हमेशा हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम ऐसे प्लान लेके आए जिससे क्या हो, हमारा जो बैकवर्ड एरिया है वो डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो कम हो जाए। यानी ऑलवेज देयर आर सोशल ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी, सर ये मोर एफिशिएंट होती है क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई डिसीजन लेना तो फटाफट। तो गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेड टेपिज्म पाया जाता है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, करप्शन बहुत ज्यादा है और इसके कारण डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो है, डिलेड है और इसीलिए ये इतनी एफिशिएंट नहीं होती। क्लियर बच्चे? गवर्नमेंट कंट्रोल, सर प्राइवेट सेक्टर जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहां पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है।
but public sector it is subject to strict financial control by the government. आपको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। वो आपसे कभी भी कोई डिटेल मांग सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। फिर प्राइवेट सेक्टर को कौन मैनेज करता है? इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। इसको कौन मैनेज करता है भाई? जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। इट इज मैनेज मोस्टली बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इट इज ओनली अकाउंटेबल टू ऑनर। भाई मेरी कंपनी सिर्फ मेरे लिए अकाउंटेबल है, पर इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लॉस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। देन इसके एग्जांपल क्या है प्राइवेट सेक्टर के? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, सारे इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये तीन ही तरह के होते हैं। क्लियर बच्चा? पक्की बात है, लॉक कर दे। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब हम कंपेयर, सॉरी तो पॉइंट रह गए अभी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्राइवेट सेक्टर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सर, इसके एक्सपेंशन का चार्ज थोड़ा कम होता है। प्राइवेट सेक्टर के पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर पब्लिक सेक्टर के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो एक्सपेंशन या ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो ना, रेलवे पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है ना, क्या प्राइवेट सेक्टर उसमें आ सकता है? इतना ज्यादा पैसा चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, अपने हिसाब से चला रहा हूँ, पर यहां सर आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती ही करती है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। पर इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं, अब ध्यान से समझते जाना। डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है, इट इज फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री एज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री किसमें आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। अब याद रख लेना, स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होता है उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। तो ये कंपनी एक्ट के थ्रू बनेगा, ये स्पेशल एक्ट आएगा पार्लियामेंट में और इसको गवर्नमेंट बनाएगी एज ए डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। इज इट क्लियर? लीगल स्टेटस, इसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट ही चला रही है, लेकिन इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी भी है। यानी गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। सिमिलरली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकता है, इस पे केस किया भी जा सकता है, ये भी किसी और कंपनी पे केस कर भी सकता है। फिर आगे चलते हैं, फाइनेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टोटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। बजट आता है ना, उस बजट में प्रॉपरली बताया जाता है कितना कितना हमने फंड इनको एलोकेट किया। दिस फंड थ्रू बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके फंडिंग कैसे करती है? समटाइम गवर्नमेंट से बोरो कर लेते हैं, या अपनी सेल ऑफ जो गुड है उनको सेल करके जो रेवेन्यू आता है उससे भी फंडिंग की जाती है। मतलब पहले तो गवर्नमेंट से बोरो कर लिया और एक अपना जो सामान बिका उससे जो इनकम आई वो भी इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। यानी अपना पैसा ये गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराते, ये उस पैसे को अपने को अपनी फंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन एटलीस्ट यहाँ पे क्या रोल है फाइनेंस का? कम से कम 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का। एटलीस्ट 51% शेयर। मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसे कौन कंट्रोल करता है भाई? गवर्नमेंट ऑफिशियल। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? बाय द गवर्नमेंट। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर who are nominated by government as well as private sector। तो यहां पे भी
डायरेक्टर ही इसको कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहे हैं? गवर्नमेंट। यहाँ पे डायरेक्टर दोनों के होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे। आगे चलते हैं। स्टाफ, सो इसमें जो स्टाफ होता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। सिविल सर्विस कोड जो है वो एप्लीकेबल होता है। जो सिविल सर्विस के वर्कर्स के लिए जो भी कोड होता है, जैसे कि हमारे वो जो कह सकते हैं सिविल सर्विस वगैरह, आईएएस आईपीएस, वो सेम कोड इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता स्टाफ। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होते हैं, अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करते हैं। यहाँ भी सेम, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं, इनका भी सेपरेट कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? देन ऑटोनॉमी, सर यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं है, पूरा जो काम हो रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग। वैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन डे टू डे वर्किंग में आपको ऑटोनॉमी मिली हुई है, आपको फ्रीडम है, आप आराम से काम कर सकते हो। सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, और ट्राई टू बी वर्क लाइक द प्राइवेट कंपनी। इज इट क्लियर? ऑनरशिप, सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके अंडर आती भी कौन है ऑनर? सारे का सारा गवर्नमेंट के अंडर है, टोटली ऑन बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी होली ऑन बाय द गवर्नमेंट, ये भी टोटल गवर्नमेंट के अंडर आता है, एंड दिस इज एटलीस्ट 51% शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, कम से कम 51% का मतलब है 60 70 80 जितना भी हो, और बाकी किसका शेयर होगा? प्राइवेट सेक्टर का। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हाईएस्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्री के ये डायरेक्ट कंट्रोल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इनकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री कंसर्न, जो मिनिस्ट्री इसको देख रही है, कोई ना कोई मिनिस्ट्री तो इनको सैंक्शन करती है ना गवर्नमेंट कंपनी को, लाइक दैट, तो उस के लिए अकाउंटेबल ये रहेंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी, सर है ही नहीं या बहुत थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा है कंसिडरेबल, और यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको काफी फ्रीडम दे रखी है, सो दैट इट बिहेव लाइक्स द प्राइवेट कंपनी। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। सुटेबिलिटी, अब ये किसके लिए सुटेबल है? डिफेंस के लिए, पोस्ट के लिए, टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग। ये कहां पे सुटेबल है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस, जो नेशनल प्रायोरिटी के हैं वहां पे ये सुटेबल है। और ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइज रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल, मतलब वो कमर्शियल एंटरप्राइजेस जहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कि आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर उनके साथ मिलकर काम करे, तो वहां पर ये सुटेबल होगा। क्लियर है बच्चे? अब ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। बड़ा कॉमन वर्ड है, हमने बहुत बार सुना है इसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो नाम से क्लियर है, ये जो मल्टीनेशनल वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड आएंगे? वन इज मल्टी एंड अदर इज नेशनल, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस है। मल्टीनेशनल यानी बहुत सारी, मल्टी का मतलब क्या हो गया? मैनी, और नेशनल का मतलब क्या हो गया? नेशन और कंट्रीज। यानी वो कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में प्रिवेल करती हैं, हम उन्हें क्या बोल देते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। यानी मल्टीनेशनल कंपनी क्या हुई? अ कंपनी विच हैज बिजनेस ऑपरेशंस इन मेनी कंट्रीज। जैसे आप देखो डोमिनोज, नाइकी, रीबॉक, ठीक है, ये क्या है? पेपे, लिवाइस, इन सबके जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में है, तो ये सारी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज।
इस कंपनी की अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। और इनकी ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स। नाम याद रख लेना, इनकी ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? मोफा, मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स। मतलब इसमें जो मैक्सिमम ऑनरशिप है वो किसकी है? फॉरेन एफिलिएशन का, मतलब फॉरेन इसको डील कर रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको देखेंगे। So, a multinational company is also known as transnational company. क्या बोलते हैं इसको? बड़े सारे नाम है इसके। हम इसको ट्रांसनेशनल कंपनी भी बोल देते हैं, हम इसको वर्ल्ड एंटरप्राइज भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी बोल देते हैं, और ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोल देते हैं। कितने सारे नाम है? ग्लोबल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल एंटरप्राइज, वर्ल्ड एंटरप्राइज और ट्रांसनेशनल कंपनी। इज इट क्लियर? ट्रांसनेशनल कंपनी क्लियर हो गया। अब इसके हेडक्वार्टर नॉर्मली एक कंट्री में होता है। नॉर्मली वो कौन सी कंट्री होती है? होम कंट्री। और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनकी ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जांपल कोका कोला, अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यूएसए में, लेकिन ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्रीज में है। इंडिया को भी में भी है, बाकी कंट्रीज में भी है। और बहुत सारे एग्जांपल है, होंडई, रीबॉक, लॉरियल, सैमसंग, सोनी, दे ऑल आर मल्टीनेशनल। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? पक्का? तो इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे मल्टी कंपनी की फीचर्स, इसकी मैरिट, डीमेरिट, ये हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।